क्लास 10 का ये पहला जो मॉडल सेट है, हमने इसमें ऑब्जेक्टिव 13 क्वेश्चन किया है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भाग 1 और 2 हो गया है। अब भाग 3 जिसमें बायोलॉजी के ये 7 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिए। वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क क्या कार्य करता है? ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या पाचन। तो वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं 15वां प्रश्न। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। अब इसमें ऑप्शन ए है पुदीना में, आलू में। क्या प्रश्न समझ में आया? पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, मतलब पत्तियों से ही निकलती हैं। ब्रायोफिलम में, इन सभी पर। तो पत्तियां जो है, ये कलियां किसमें जो है पत्तियों पर निकलती हैं, इसका होगा ब्रायोफिलम में। ठीक है। चलिए अब इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए। आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, इसको तो सब जानते हैं ना। पहला है H.J. मूलर, बी है चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और डी J.D. वाटसन। तो कौन है आनुवांशिक? हाँ ठीक है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं कैसे? पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा और ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो कौन सा होगा? दो DNA तंतु आपस में बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध पता है क्या होता है? समझो, हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, तो चलो ऑक्सीजन में समझ लेते हैं। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ देखिए ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा है। सहसंयोजी बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई कितने कितने इलेक्ट्रॉन की? एक एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर किया, हाइड्रोजन ने भी किया। अब ये साझे वाला इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती पता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ज़्यादा आकर्षित करता है, तो इसलिए साझे वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा। कौन चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर जाएगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यही हाइड्रोजन जब किसी दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ता है, मान लो ये दूसरा H2O है, तो इससे बहुत कमजोर बंध द्वारा जुड़ता है। एक क्षीण बंध द्वारा ये जुड़ जाता है। इसी क्षीण या कमजोर बंध को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध समझ में आया नहीं आया? देखो परिभाषित अगर करना तो ऐसे कर सकते हैं। जब हाइड्रोजन किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब धन आवेश आ जाता है। और ये जब दूसरे ऋण विद्युतीय परमाणु से जिस कमजोर बंध द्वारा जुड़ता है उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब ये चीज याद रखो, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसका जो है वो द्रव अवस्था में होता है। देखिए ये जल है ना, लिक्विड फॉर्म में होता नहीं होता, ऐसे ही मिटाएं। तो हाइड्रोजन बंध किस में पाया जाता है? दो DNA जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? क्या है? हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा और कबूतर में। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन। मुकुलन क्या होता है? कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन से कुछ उभार बनता है। क्या बनता है? उभार। इसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, मुकुल। और इस मुकुल के द्वारा यानी इस उभार के द्वारा जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो इसी को हम कहते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा और ईस्ट में। याद रखो, ईस्ट और हाइड्रा में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइड्रा, यानी पहला वाला। 19वां प्रश्न क्या है?
मेंडल का प्रायोगिक पौधा था ना, पौधों के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया था ना। तो पहला ऑप्शन है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। उद्यान मटर, ठीक है। चलिए बी वाला हो गया। और 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। बाकी तीनों जो हैं मानव में मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। ये हो गया खंड आ के तीनों भाग पूरे हो गए ना, 1 2 3 उपभाग हो गया। अब खंड ब ये जो है ये वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें उपभाग 1 हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। पहला प्रश्न है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमको बनाना है। ये हो गया अवतल दर्पण। पहली स्थिति क्या है, कहाँ वस्तु रखी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रख करके खींच लोगे, है ना। चलो दूसरा प्रश्न क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव और फोकस के बीच में, चलिए बताइए कैसे होगा। यहां से प्रकाश की किरण पहली वाली कहां से खींचेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आएगी तो कहां जाएगी? फोकस से। ये हो गया। अब दूसरी किरण फोकस से ले आइए, ये फोकस से आएगी जो प्रकाश की किरण, वो कहां से जाएगी? समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए क्या होगा? बताओ राकेश, क्या होगा इसकी प्रकृति? वास्तविक है का आभासी है? वास्तविक है, बढ़िया। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। बड़ा वास्तविक उल्टा है सीधा है? उल्टा, बढ़िया। तो वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है, अवतल दर्पण ही है ना। हाँ, अवतल दर्पण में अब की बार वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो बताइए इसमें कैसे खींचेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां जाएगी? फोकस से। ठीक, अब इसके बाद अगली किरण प्रकाशिक केंद्र से, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो जो है उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक, तो इसमें प्रकृति कैसी है? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न लगाइए। 5 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 20 सेमी वक्रता त्रिज्या, वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेमी है ना, और 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, R बराबर 30 सेमी। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के कौन सा दर्पण है? किसी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी। कितनी सेमी? U बराबर 20 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति और आकार बतानी है। क्या बताना है? स्थिति यानी V, स्थिति, आकार यानी प्रतिबिंब का आकार I, एवं प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए लगाइए इसको जल्दी जल्दी। F बराबर क्या होगा यहाँ से? अब F बराबर R/2। ठीक है, तो कितना होगा? 30/2, काट दो, आ गया 15। तो F बराबर 15 सेमी। ठीक है, अब क्या करेंगे? दर्पण के लिए क्या होगा सूत्र? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। रख दो इसी में। 1/15 बराबर V कितना है निकालना है, प्लस U -20। अब लगाओ इसको, -1/20 इधर प्लस 1/20, ये आ गया 15 बराबर 1/V। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 60। तो 20 तियाँ 60, इसका एलसीएम 60 होगा। 20 तियाँ 60 और 15 चौके 60, तो ये कितना मिला? 4 3 7/60 बराबर 1/V। तो V बराबर कितना हो? 60/7।
सेम ये हो गया। अब प्रतिबिंब का आकार निकालना, यम बराबर आई बटे लिखिए वी बटे यू बराबर आई बटे, चाहे जो आगे पीछे लिखिए। अब यही मान रखिए क्या मिलेगा, 60/7 और यू कितना है -20, ठीक है। आई वैसे लिख लो, ओ कितना है 5, 20 तियाँ 60, ठीक है, 5 तियाँ 15, इधर कितना मिला 7i बराबर -7i बराबर 5 तियाँ 15, तो आई बराबर ये आ गया 15/7, ठीक है। ये आ गया प्रतिबिंब की लंबाई। दर्पण की प्रकृति यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, V+ में कब होता है, इसको प्रैक्टिकली समझिए ध्यान से। ये देखिए, ये मान लीजिए फोकस बिंदु है, यहीं कहीं वस्तु है, तो इस प्रकार से बनता है ना, ये फोकस से आया एक प्रकाशीय केंद्र, इस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब सीधा। और दर्पण में देख लीजिए, ये अवतल दर्पण, ये फोकस बिंदु, इसके बीच में कहीं वस्तु होगी या कहीं भी, तो इस प्रकार से समांतर जो आती है ऐसे लौट जाएगी, इसको बढ़ाएंगे तो फोकस बिंदु सीध में जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के सीध में ले आइए तो इस प्रकार से बनता है। तो दोनों में देखिए आभासी बना है, तो जब लेंस में आभासी बनता है तो वो किधर बनता है, सामने, और दर्पण में जब आभासी बनता है तो पीछे। तो देखिए ये धन में आया है ना, धन में आया मतलब आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, चूंकि ये दर्पण है। चलिए, तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बन जाता है, ये प्रकृति हो गई। अब तीसरा प्रश्न लगाइए इसके बाद, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड, ध्यान दो 4 ओम प्रतिरोधक, तो R बराबर कितना हो गया 4 ओम, प्रतिरोधक में प्रति सेकंड यानी T बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा व्यय होती है, W बराबर 100 जूल। और फिर क्या कर रहा है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर निकालिए। अब W के लिए वो वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें VRT तीनों हो, ठीक है। तो W बराबर क्या क्या फार्मूला है, चलो बताओ शिवम, फार्मूला बोलो। W बराबर VQ और VIT I²RT और V²T/R, ठीक है। तो अब देखिए इन चारों में से कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, चौथा वाला, तो लगा लीजिए W बराबर V²T/R, तो W की जगह यहाँ 100 रखिए, V²T कितना 1/R 4, अब यहाँ से गुणा कर लो, V² बराबर 400, देखो तिरछा गुणा करते हैं ना, V² गुणा 1 में V², ये 400, तो V बराबर कितना मिलेगा, V बराबर ये करड़ी के अंदर हो जाएगा, और कितना मिलेगा 20 गुणे 20, 400 आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला लगाइए इसके बाद, ये नामांकित चित्र बनाना है किसका, विद्युत जनित्र का, ये कट गया है, और विद्युत मोटर का ये भी कट गया है। चलिए उपभाग 2 अब देखते हैं। उपभाग 2 में क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र कम से लिखिए इसका, मेथेनल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3 और ब्यूटेनॉन 2, बनाओ इसको जल्दी जल्दी। मेथेनल यानी CHO एल्डिहाइड वाला ना, मेथेनल एक कार्बन वाला है, तो क्या होगा HCHO, ये बन गया मेथेनल। और दूसरा क्या होगा प्रोपाइन, प्रोप में कितने कार्बन 3, आइन में कितना बॉन्ड 3, सही है। अब बाकी हाइड्रोजन लगा लो, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन से, कितना है 3 है, एक कम है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, यहाँ भी 4 होना चाहिए, 3 1 4 है, सही है। यहाँ एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा 3 हाइड्रोजन लगा दो, चलो यहीं लिख देते हैं ऐसे 3 हाइड्रोजन, CH2 CH3, ठीक है, ये बन गया प्रोपाइन। अब अगला लिखना है पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन, इसका मतलब कितना कार्बन लिखना हमको 5, 1 2 3 4 5,
अब पेंटेनोन 3 ओन तीसरे नंबर पाएगा, CO किस नंबर पाएगा, तीसरे पर। 1 2 3, चाहे इधर से गिन लो या फिर 1 2 3 यहाँ से गिन लो। तो ओन यानी कीटो समूह यहाँ लगा दीजिए, हो गया पेंटेनोन 3। अब हाइड्रोजन लिख करके इसको संतुलित कर लीजिए। तो एक बांड है ना, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3, टोटल 4 करना है। एक बांड है तो 3 हाइड्रोजन लग गया। यहाँ 2 बांड है, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 और लग गया, पूरा हो गया 4। इस कार्बन से 2 3 4, टोटल है 4। अब यहाँ 2 बांड है, कितना हाइड्रोजन, 2 लगाइए। यहाँ एक बांड है तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 पूरा हो गया, सही है। चलिए अगला इसमें क्या है, ब्यूटेनोन 2। अब ब्यूटेनोन बनाना, तो ब्यूटेनोन मतलब कितना कार्बन, 4, 1 2 3 4, ब्यूटेनोन 2 यानी 1 2, चाहे इस पर लगा लीजिए इधर से गिन के, या फिर 1 2 इस पर लगा लीजिए। किस पे लगाएं, चाहे जिस पे लगा दो, ये ऑक्सीजन लगा दो, ओन हो गया ना। अब हाइड्रोजन लगा दो, कितना हाइड्रोजन लगाएं, 3, यहाँ टोटल सही है, यहाँ 2 यहाँ 3, हो गया, ठीक है। ये क्या है, मेथेनल प्रोपाइन पेंटेनोन 3 और ये ब्यूटेनोन 2, ठीक। चलिए अब इसके बाद आगे ये है तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए हैं, ये कट गया है। अब हमको देखना 7वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्रम से हम लोग लिखेंगे। पहला देखिए क्या कह रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, बोलिए भाई, Na2SO4। क्यों, SO4 पर 2 माइनस होता है, इस पर 1 प्लस होता है। बताए थे ना, उल्टा गुणा करना है। इस पर अगर 2 माइनस है तो 2 से गुणा करेंगे, इस पर 1 प्लस है तो 1 से गुणा करेंगे, हो गया ना सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट और फिर इसके बाद बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, BaCl2, ठीक है। अब यहाँ बनाना क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस, ठीक। ध्यान दीजिए इधर बेरियम के साथ ये सल्फेट आ गया, अब ये बच्चा Na और Cl, तो यहाँ बन जाएगा NaCl। सोडियम 2 है ना, तो 2 से गुणा कर लो, क्लोरीन भी 2 है, हो गया सही, ठीक। पहला रासायनिक अपक्रिया समझ में आई। दूसरा बनाओ, मरकरी का ऑक्साइड, दूसरा मरकरी का ऑक्साइड यानी HgO, और इसको क्या करना है, उष्मा देनी है, यानी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मरकरी Hg प्लस O2, क्योंकि ऑक्सीजन O2 होता है। तो यहाँ 2 से इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 से गुणा इधर करो, 2 से इधर, बस हो गया सही, ठीक। चलिए तीसरा वाला, जिंक, क्या है, जिंक, और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ, H2SO4। आवाज़ नहीं निकल रही किसी की, थोड़ा तेज बोलो, हो गया। आप चलो अगला बताओ। इसमें बनेगा जिंक का सल्फेट, है ना। जिंक पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ बनेगा ZnSO4। अब चूंकि देखिए इधर 2 प्लस है 2 माइनस, बताए थे ना, जब समान धन और ऋण चार्ज हो, प्लस माइनस चार्ज हो, तो गुणा नहीं करेंगे, सीधे वैसे लिख देते हैं ना, ZnSO4, जिंक सल्फेट हो गया। और इसमें और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ये हाइड्रोजन निकल गया H2, ठीक है, ये गैस है। चलिए अब इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है, आयरन, आयरन मतलब Fe, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट क्या होगा, CuSO4, और इधर बनेगा जिंक का सल्फेट, जिंक का सल्फेट कहाँ, अच्छा ये D वाला है ना, ये D वाला है, तो इसमें ये रिक्त स्थान है, यहाँ बनेगा कॉपर, ठीक है। तो कैसे, Fe यहाँ जुड़ेगा, कॉपर को हटाएगा, कौन सी अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया,
तो क्या बनेगा FeSO4। ठीक, आसान है ना। चलो अगला बताओ जल्दी से। ई वाला इसमें क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा फार्मूला, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, इसका अपघटन होगा। तो क्या बनेगा, इसमें लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब यहाँ से देखिए CaO निकल गया, बचा क्या, CO2, ये भी गैस है। चलिए अगला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, नीचे लिखें EF, नहीं दिख रहा है, चलिए EF ऊपर लिख देंगे। इसमें लिखना है जिंक प्लस क्या है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। NO3 पर कितना माइनस चार्ज, कल बताए थे, अंशिका इधर ध्यान दो, कितना माइनस है, 1, इस पर Ag पर 1 प्लस, सही है। चल अब इसमें बनाओ, क्या बनेगा, कुछ दिया है, जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक का नाइट्रेट ZnNO3। अब ध्यान दीजिए Zn पर कितना प्लस होता है, 2, तो इस NO3 पर कितने से गुणा होगा, 2 से। ठीक, और क्या बनेगा, यहाँ से Ag निकल गया। ठीक है, ये भी कौन सी अपक्रिया है, जिस प्रकार से ये था प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। ठीक, हो गया ये सारे रिएक्शंस। अब इसके बाद अथवा कब में जो दिया है उसको भी कर लेते हैं। अथवा में क्या दिया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया। तो ध्यान दीजिए जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कार्बन हाइड्रोजन वाले यौगिक होते हैं, उनको दहन मतलब उनको जलाना है। तो जब जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में होगी अपक्रिया, वायु के साथ। हाँ, दहन मतलब वायु के साथ अपक्रिया, और जब वायु के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और, बहुत बढ़िया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यही लिखना है, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया में क्या लिखोगे कि जब कोई किसी हाइड्रोकार्बन का दहन अपक्रिया कराते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक, तो 1-2 उदाहरण करके भी लिख सकते हो। तो ये हम लिख दे रहे हैं, अभिकारी पदार्थ उत्पाद बनाइए इसमें। ये लो हम मेथेन लिख दे रहे हैं, इसकी दहन अपक्रिया कराओ जल्दी से। 1 लो एथेन भी लिख दे रहे हैं, बहुत जल्दी से लिखो इसको, क्या बनेगा, CO2 और H2O, यहाँ भी वही होगा, CO2 और H2O। बैलेंस करना है तो कर लो, एक कार्बन इधर है, एक इधर है, सही है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन बनाओ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कितने से गुणा होगा, 2 से, 4 हो गया हाइड्रोजन। कार्बन भी सही हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ इसमें 2 है, इधर कितना, 2 इधर है, 2 इधर, 2 2 4, इधर 4 है, तो इधर 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 से गुणा। ठीक, वैसे इसको भी बैलेंस करो, कार्बन कितने हैं, 2 से गुणा कर लो, कार्बन सही हो गया। अब हाइड्रोजन कितना है, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन बनाओ, कितने से करें, 3 से। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, कार्बन 2, सही हो गया। अब ऑक्सीजन सही कर लो, ये कितना है, 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गया, इधर 7 ऑक्सीजन बनाओ तो बटे में आ जाएगा अगर 7 ऑक्सीजन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबको 2 गुना कर दो, सबको 2 गुना कर दो। कैसे, यहाँ देखिए 1 बार है तो 2 से गुणा कर लो, यहाँ भी देखिए 2 है तो कितने से कर देंगे, 4 से, यहाँ 3 है तो 6 से। अब देखिए कार्बन इधर 4 है, इधर 2, इधर 2 से गुणा, 2 कार्बन है ना, अब कितनी बार, 2 बार, तो 4 कार्बन हो गया, 4 इधर। हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन गिनो, 4 और इधर कितना, 6 और इधर 8, 4 दूनी 8, 8 6 14 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन बनाओ 14, 7 से गुणा कर लो, हो गया। ठीक है, दहन अपक्रिया समझ में आई हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया क्या होती है,
बताओ कुमकुम बताओ, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया परिभाषित करो। हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जलाने पर, जलाते हैं तो किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, किसके साथ, वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ। बिना वायु या ऑक्सीजन के कोई वस्तु नहीं जलती है। चलिए ठीक है, अगला देखिए, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसी मेथेन की प्रतिस्थापन अपक्रिया हम लोग करा लेते हैं। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, देखिए ये क्लोरीनीकरण जो है, मेथेन का क्लोरीनीकरण, ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ये होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अपक्रिया हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं HNU। HNU लिखिए या सनलाइट लिखिए या सूर्य का प्रकाश, चाहे जो लिख दीजिए, समझ गए। HNU क्यों लिखे हैं, समझ रहे हो, क्यों लिखे हैं? सूर्य का जो प्रकाश होता है, मतलब जो प्रकाश होता है वो फोटानों के रूप में चलता है। किसके रूप में, फोटान क्या होता है, ऊर्जा का पैकेट, और फोटान की ऊर्जा जो होती है वो HNU होती है। ठीक है, चलो तो प्रतिस्थापन अपक्रिया हमको यहाँ समझनी, कैसे करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन हटेगा, उसका स्थान कौन ले लेगा, क्लोरीन, प्रतिस्थापन। ठीक है, क्लोरीन का स्थान कौन लेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा क्लोरीन। तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो कराओ प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 4 हाइड्रोजन था, 3 हो गया। अब उस एक हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया, सही है। यह हाइड्रोजन निकला, यहाँ एक Cl बचा है, क्या बनेगा, Cl। फिर यही CH3Cl यहाँ लिखेंगे, इसका फिर क्लोरीनीकरण कराएंगे, कब तक, जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो देखो फिर से वही बात, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा, क्या बनेगा, CH2 Cl2, एक Cl और बढ़ जाएगा, और प्लस HCl। ठीक है, अब फिर यही वाला उतारेंगे यहाँ पे, फिर से इसकी अपक्रिया कराएंगे, CH2 Cl2 प्लस Cl2। चलिए बोलिए जल्दी से, क्या बनेगा, CH2 था ना, एक हाइड्रोजन फिर कम होगा, CH Cl, अभी बहुत मार पड़ेगी, दो क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन बढ़ाओ, एक हाइड्रोजन कम करो, CHCl3 और प्लस HCl आया। अब इसको फिर एक बार लिखो, CHCl3 प्लस Cl2। ये सनलाइट की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया कराओ, क्या बनेगा, यह हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकलेगा और उसी की जगह क्लोरीन आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CCl4 और यस, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया। सबका नाम पता है ना, ये मेथेन है, क्लोरीन पहचान रहे हो, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, क्या कहते हैं इसको, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन या 1,1 डाइक्लोरोमेथेन भी कह सकते हो। इसको क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन। इसी को क्लोरोफार्म कहते हैं, याद रखो, ये क्या है, क्लोरोफार्म। ठीक है, क्लोरोफार्म कहाँ उपयोग होता है, किडनैपिंग में, समझो ध्यान से। ये क्लोरोफार्म जो होता है ये वायु से अपक्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है और इसको सूंघने पर आदमी बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफार्म सूंघा के बेहोश कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। चलिए ये पूरा हो गया। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, ध्यान समझिए। हाइड्रोजनीकरण हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कराएंगे, किससे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजनीकरण जब होता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, चलिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पता है ना क्या होता है, आकांक्षा बताओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मिटा देना, बोलो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सही है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। बैठो, अब ध्यान दो इधर, इसमें कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन से,
एक और इससे भी एक, तब तो 4 पूरा हुआ। सही है। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर ये बॉन्ड हम तोड़ दें, मतलब ये डबल बॉन्ड बना दें, डबल बॉन्ड बना दें, तो क्या होता है, हाइड्रोजन कितना जुड़ेगा इसमें, 2 हाइड्रोजन। ध्यान समझो, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया यहीं आसानी समझ में आ जाएगी अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। देखो यहां लगाएंगे 2 हाइड्रोजन, सही है। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड हो गया तब कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 3। समझ गए। ये देखिए असंतृप्त है। किससे असंतृप्त है, हाइड्रोजन से। ठीक है, 2 हाइड्रोजन लगा, एक हाइड्रोजन लगा है इसमें दोनों कार्बन से। यहाँ क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन लग गया, मतलब थोड़ा और संतृप्त हुआ, मतलब थोड़ा हाइड्रोजन इसको और मिल गया। अब और ज़्यादा हाइड्रोजन मिल गया, 3। ठीक है, और जब ये 3 हाइड्रोजन मिल गया तब ये हाइड्रोजन से संतृप्त हो गया। याद कर सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन से संतृप्त हो गया ना, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन अब नहीं जोड़ सकते हम। ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये अलग हो जाएगा। सही है। चलो एक बार और समझते हैं यही चीज़। ये आपका एथेन है, ठीक है, एथेन। ये लो। अब अगर अभी देखिए 4 बॉन्ड है ना, सही है। ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से हटाएं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड करना होगा। ये दोनों हाइड्रोजन और हटा दे तो ट्रिपल बॉन्ड करना होगा। समझ गए। ये बॉन्ड अगर तोड़ दे तो हाइड्रोजन एक और लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो। ये बॉन्ड तोड़ दे तो, बस यही है। अब देखिए क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपक्रिया करके संतृप्त हो जाता है। इसी को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख लो, या C डबल बॉन्ड C H जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये दोनों रिएक्शन एक ही है। ठीक है। अब इसी की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। ये लो, हम इसमें नहीं बताएंगे कि क्या बनेगा, खुद से बताओ क्या बनेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा ना दोनों तरफ, तो क्या बनेगा, CH2 है, क्या हो गया CH3 हो गया संतृप्त। समझ गए। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंफ्यूज मन नहीं होना है। H2 यहाँ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसको ऐसे भी लिख लो CH3 जैसे अच्छा लगे। वही चीज़ ये भी है, इसको और कैसे लिख सकते हो, H2 निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन और लगा दो, ऐसे ही लिख लो। समझ में आया। अब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिख लोगे कोई भी। चलिए इसमें हाइड्रोजनीकरण करा के बताइए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस H2, इसका 2 बार हाइड्रोजनीकरण होगा। जल्दी करो, क्या बनेगा बताते जाइए, लिखते जाइए। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा दोनों तरफ, तो क्या बनेगा CH2 और CH2। अब कितना बॉन्ड लगेगा, 2 बॉन्ड। ठीक है, फिर से हाइड्रोजनीकरण करा दो इसकी। नीचे लिखें आगे, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए नीचे लिखते हैं, ठीक लगेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला तो ऊपर हम लोग लिख ही चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन से अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया समझ में आई। क्या होता है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया, बताओ सोनल, बताओ हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया परिभाषित करो। नहीं समझे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है ना। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल जाता है। असंतृप्त किसमें बदलता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कैसे बदलता है, हाइड्रोजन, हाँ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जुड़ करके। तो निकिल इसमें क्या करता है भाई, निकिल क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक कौन होता है,
क्या होता है उत्प्रेरक, जो अवक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वेग को घटा देता है। उत्प्रेरक अपक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, केवल अपक्रिया के वेग को बढ़ाता अथवा घटाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये उपभाग 3 भी पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। अब उपभाग 3 हम लोग अगले दिन देखेंगे।